एस्पिरेंट्स, आज हम क्लास 6 पॉलिटी एनसीईआरटी का चैप्टर 6 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो के एंड में हम एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे इस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, अभी प्रीवियस जो लेक्चर में हमने समझा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को, इस लेक्चर में हम समझेंगे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि शहर में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम किस तरीके से काम करता है, खास तौर से म्युनिसिपैलिटी जो मेजर रोल प्ले करता है वो कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से ऑफिसर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें। अ सिटी इज मच बिगर देन अ विलेज, मोर स्प्रेड आउट। अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट्स। तो यहाँ पर ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि विलेज के कंपैरिजन में सिटी का जो लैंडस्केप होता है हर चीज़ के मामले में, जैसे हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल हो गया, व्हीकल्स हो गया, कार, बाइक्स, हर एक चीज़ के मामले में उसका प्लान बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर स्टोरी के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। यहाँ पर एक स्टोरी है जहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और एक बॉल जा कर के स्ट्रीट लाइट को लग जाती है। जब बॉल स्ट्रीट लाइट को लग जाती है तो स्ट्रीट लाइट टूट जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। स्ट्रीट लाइट टूट जाती है तो बच्चों को लगता है कि लास्ट टाइम जैसे इन्होंने किसी के घर का कांच तोड़ दिया था, विंडो तोड़ दिया था, वैसे ही हमें इस बार स्ट्रीट लाइट टूटने का भी पैसा देना पड़ेगा। लेकिन इन्हें यहाँ पर ये समझ में नहीं आता कि हम अगर आखिर स्ट्रीट लाइट जो टूटी है उसका पैसा दे तो किसको दें। तो ये बच्चे जाते हैं रिहाना, जो कि एक बच्ची होती है, उसकी मदर के पास। रिहाना की मम्मी से पूछते हैं कि हम किसको पैसा दें, हमसे स्ट्रीट लाइट टूट गई है, तो उसका हर्जाना हम किसको भरें। तो रिहाना की मम्मी ये कहती हैं कि आप यस्मीन खाला के पास जाइए, शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गो एंड आस्क हर। एंड रिहाना केम बैक होम। तो यहाँ पर रिहाना जो है वो यस्मीन खाला के पास जाने का एक सजेशन देती हैं बच्चों को कि आप उनके पास जाइए, क्योंकि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम भी कर चुके हैं। तो जब बच्चे यस्मीन खाला के पास जाते हैं तो यस्मीन खाला उनको ये कहती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर इंसान को पैसा नहीं देना होता है इस तरह में। देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। इन सब चीज़ों का जो ख्याल रखती है, स्ट्रीट लाइट आपका हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, कीपिंग द स्ट्रीट एंड द मार्केट क्लीन, मार्केट को साफ सुथरा रखने का जो काम हो गया वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हो गया। आई हैव हर्ड अबाउट द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दे हैव पुट अप साइंस अराउंड द सिटी। तो ये माला कहती है कि मैंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बारे में सुना है, वो जगह जगह पर कुछ साइंस, कुछ नोटिफिकेशन लगा के रखते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें सफाई बनानी चाहिए। येस, यू आर क्वाइट राइट, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट डिजीज डू नॉट ब्रेक आउट इन द सिटी। जो डिजीजेज यानी कि बीमारियां शहर में ना फैले। इट ऑल्सो रन्स स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरीज। स्कूल्स भी रन करती हैं, डिस्पेंसरीज भी रन करती हैं, हॉस्पिटल भी रन करती है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा काम होता है। देन शी एडेड, आर सिटी पुणे इज अ बिग सिटी एंड सो हेयर इट इज कॉल्ड अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो जो बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं और छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं। ये एक बहुत ही बेसिक बाइफर्केशन है जो सबको पता होना चाहिए कि बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं और छोटे शहरों में म्युनिसिपल काउंसिल होते हैं। तो यस्मीन खाला अब यहाँ पर ये बताती हैं कि द वार्ड काउंसलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के बारे में, कि वार्ड काउंसलर कौन होते हैं। यस्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो। कौन, मतलब एक बच्चा पूछता है कि यस्मीन खाला, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कहाँ पर पार्क बनेगा, कहाँ पर क्या होगा, ये कौन डिसाइड करता है। डू यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजन लाइक दिस व्हेन यू वर्क इन द। तो पूछती है कि क्या आपको इस तरीके के डिसीजन बनाने का मतलब हक था जब आप म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम करती थी। तो यस्मीन खाला कहती हैं, नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ म्युनिसिपल ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन अ पे स्लिप। तो खाला बोलती हैं कि नहीं, मेरा काम पैसे कलेक्ट करना था, पे स्लिप को बनाना था, ये सब काम डिसीजन लेने वाला काम मेरा नहीं था। सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजन एज वेल एज टू डू
as well as do a lot of work to keep city clean. The decisions like where a park or a new hospital should go, ये जो कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ हॉस्पिटल बनेगा, ये सब वार्ड काउंसलर्स डिसाइड करते हैं. तो वार्ड काउंसलर क्या होते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है. द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स. जैसे कि हमने विलेज एरिया में भी देखा था कि जो सिटी है वो कुछ जो विलेज था वो भी वार्ड्स में डिवाइड था, वैसे ही सिटी भी वार्ड्स में डिवाइड है. और विलेज में हमने देखा था कि हर वार्ड से पंच इलेक्ट होकर के आते थे और उनका हेड करते थे सरपंच. लेकिन सिटी एरिया में वार्ड काउंसलर्स होते हैं जो इलेक्ट होके आते हैं हर वार्ड से, और इनका जो हेड करते हैं वो सरपंच नहीं होते हैं, वो दूसरे होते हैं. अभी हम उनका भी समझेंगे. द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाई ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स हु form committees to decide and debate issue. For example, if bus stand need to be improved, बस को जो ये सारे वार्ड काउंसलर्स होते हैं ये मिल करके शहर के लिए हर डिसीजन लेते हैं. जैसे कि कहाँ पर बस स्टैंड बनेगा, कौन सी क्राउडेड प्लेस पे गार्बेज को क्लीन करने के लिए चाहिए, नाला क्लीन करने के लिए चाहिए. तो ये सब सारे डिसीजन जो होते हैं स्ट्रीट लाइट्स के लिए, ठीक है, गार्बेज कलेक्शन के लिए, ये सब जो है वार्ड काउंसलर्स ही डिसाइड करते हैं. ठीक है. When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact the council. मान लीजिए कि ये आपका एक एरिया है, आपके एरिया का एक वार्ड काउंसलर होगा, आप उस एरिया में रह रहे हैं, तो आप कोई भी काम जैसे कि गार्बेज कलेक्ट करना या फिर इलेक्ट्रिसिटी को मेंटेन रखना, कोई मान लीजिए आपके मोहल्ले में कोई तार है वो नीचे ज़मीन पर छू रहा है जो हाई वोल्टेज है, आप अपने वार्ड काउंसलर से जाके बोलेंगे कि आप इसको इम्प्रूव करिए. व्हेन द काउंसलर्स कमिटी एंड द काउंसलर्स डिसाइड ऑन इशू, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज. तो ये सबको कौन ध्यान देता है, जब ये सारे जो काउंसलर्स होते हैं ये मिल करके कोई डिसीजन लेते हैं, तो जो कमिश्नर होता है, कमिश्नर एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है, एक वो ज़्यादातर आईएएस ऑफिसर होते हैं. द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दीज, और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो कमिश्नर के नीचे होते हैं वो इनको इम्प्लीमेंट करते हैं. द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, काउंसलर्स आर इलेक्टेड. तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की बात देखिए यहाँ भी समझने वाली है कि जो लेजिस्लेटिव होते हैं और जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेटिव यहाँ पर कौन हुए, वार्ड काउंसलर हुए, और इसको एग्जीक्यूट करने का काम किसके पास आया, हमारे कमिश्नर के पास आया और पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास आया. सो हेयर आर दीज डिसीजंस मेड, और इस तरीके से डिसीजन सारे लिए जाते हैं. आस्क्ड रिहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट. वेल ऑल द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक अ बजट. अब सारे वार्ड काउंसलर मिलते हैं और एक बजट बनाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, एक हर चीज़ का एक बजट होता है कि जो भी काम निकला है उसके लिए एक बजट बनाया जाएगा. एंड द मनी इज स्पेंट अकॉर्डिंग टू दिस. The ward councillor try and ensure that the particular demands of their ward are placed before the entire council. These decisions are then implemented by the administrative staff. तो ये जितने भी वार्ड काउंसलर्स होते हैं ये एक डिसीजन बनाते हैं और इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से कोशिश करते हैं. अब हम ये समझते हैं कि इनको जो हाउ डज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट्स इट्स मनी. अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसा कहाँ से मिलते हैं. प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर अ लॉट ऑफ मनी. द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज. A tax is the sum of money that people pay to the government for the services the government provides. ठीक है, तो हम लोग टैक्स के थ्रू इनको एक तरीके से जो हम टैक्स देते हैं उसी टैक्स में से एक हिस्सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी जाता है. पीपल हु ओन होम हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज. पानी का टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स जो हम भरते हैं वो सब कहाँ जाता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाता है. द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स. जितना बड़ा आपका घर होगा उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा. प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर form only 25 to 30% of the money that the municipal corporation earn. और जो प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं वो टोटल जो टैक्स लगते हैं उसमें 25 to 30%
होते हैं, ठीक है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एम्यूनिटीज। इफ़ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। तो कुछ और अलग टैक्सेस भी होते हैं, जैसे कि एजुकेशन के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए। जैसे अगर आप होटल रन कर रहे हैं, कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई शॉप है आपकी, तो उसके लिए भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, कॉमर्शियल टैक्स। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, लुक केयरफुली एज योर टिकट बिकॉज यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। एंटरटेनमेंट टैक्स भी एक टैक्स होता है जो आपको देना पड़ता है, जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास जाता है। अब यहाँ पर एक और टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स। जो सरकारी नौकरी में होते हैं उनके में से प्रोफेशनल टैक्स कटता है। ये प्रोफेशनल टैक्स उनके वार्ड को, उनके एरिया को मेंटेन करने के लिए जाता है। इसी तरीके यस्मीन खाला बच्चों को सारी बातें बताती हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है, डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्क। तो क्या शंकर जो है वो पूछता है कि क्या इनके पास बहुत सारा काम होता है। तो खाला बोलती है हाँ, द वर्क इन द सिटी डिवाइडेड इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो देयर इज अ वाटर डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड। तो सारे गार्डन, रोड, ये सारी चीज़ों का अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है। आई वर्क ऑन अकाउंट। तो जैसे यस्मीन खाला अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करती थी, तो इस तरीके से सारा डिपार्टमेंट जो है वो डिवाइड है। अब यहाँ पर यस्मीन खाला बताती हैं कि जहांगीर जो है वो अपने सारे कबाब खा लेता है। यहाँ पर एक स्टोरी चल रही है क्योंकि ये बच्चों के लिए बुक है। फिर यहाँ पर देखिए, यस्मीन खाला कंटिन्यूड, द वुमेन were very unhappy about the situation and even came to me for advice. I said I could try and speak with some officers in the department, but I was not sure how long it would take. Then it was Ganga Bai who said that it is the ward councillor who we should go to protest since we are the ones who elected him. She granted a small group of women and went to his house. They began shouting slogan in front of the house, of his house, and he came out, asked them what was wrong. Gangabai described the situation in the locality to him. He promised to go with them the next day to meet the commissioner. He asked Gangabai to get a petition signed by all the adults in the locality saying the garbage. तो देखो, गार्बेज का कुछ इशू था जहाँ पर एक पूरा प्रोटेस्ट होता है। जो औरतें होती हैं, मतलब यस्मीन खाला बताती हैं कि मेरे पास आई थी, तो मैंने उनको ये सजेशन दिया कि आप अपने वार्ड मेंबर के पास जाइए, वही आपके एरिया में जो गार्बेज का इशू है उसको डील करेगा। ही सजेस्टेड दैट टेकिंग द लोकल सैनिटेशन इंजीनियरिंग विद देम the next day might be a good idea. The sanitation engineer could also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was. तो इस तरीके से जो किसी एक एरिया में अगर गार्बेज की सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक हुई, तो वार्ड मेंबर ने कमिश्नर से बात करी, वार्ड काउंसलर ने, और फिर क्या हुआ कि सैनिटेशन जो इंजीनियर था वो उससे कंसल्ट किया गया इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वुमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। द कमिश्नर met with this large group and began giving excuses. तो जब ये लोग कमिश्नर के पास जाते हैं अपने एरिया के गार्बेज इशू को रिजॉल्व कराने के लिए, तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है, जो कमिश्नर होता है, वो इन लोगों को एक्सक्यूजेस देना शुरू करता है कि ठीक है, बाद में करा देंगे। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि जो कमिश्नर होते हैं या फिर कोई जो बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत कम होता है। तो ज़मीनी हकीकत ये है कि जो रसूखदार लोग होते हैं वो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए, अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए इन सारी एमिनिटीज़ को और सारी जो राइट्स को पूरी तरीके से अपने तरफ, अपने एरिया में उसको ठीक कराने के लिए अपने एरिया में यूज़ करते हैं। लेकिन जो कम वैसे लोग होते हैं, कम अप्रोच वाले लोग होते हैं, उनके एरिया को इसलिए कम ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक बहुत ही डिलेमेटिक सिचुएशन हो जाती है कमिश्नर के लिए या किसी भी बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए। अब देखिए, यहाँ पर एक ब्लॉग दिया गया है जहाँ पर कहा गया है, व्हाट हैज़ चेंज सिंस खाला रिटायर्ड। व्हाट यस्मीन खाला डिड नॉट मेंशन टू द चिल्ड्रन वाज दैट in recent times, in order to save money, the commissioners of several municipalities across the country has hired private contractors to collect and process garbage. अब देखिए,
कमिश्नर जो है, अब आज के समय की हकीकत ये है कि जो कमिश्नर्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं गार्बेज को क्लीन करने के लिए, गार्बेज को साफ करने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब कॉन्ट्रैक्टिंग। दिस मीन्स दैट द वर्क दैट वॉज अर्लियर being done by the government workers is now being done by the private company. These contract workers get paid less and their job are temporary. Collecting garbage is also quite a dangerous job, and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care. तो कहने का मतलब ये है कि जो कमिश्नर होते हैं वो सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं और प्राइवेट लोगों को काम करने को देते हैं, लेकिन जो ये गार्बेज कलेक्शन का काम है, जो साफ़ सफाई का काम है, ये बहुत बार डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि हमें नहीं पता होता कि किसने किस चीज़ को कहाँ डिस्पोज कर दिया। मान लीजिए कोई ई वेस्ट, कोई ऐसा यूरेनियम जैसा चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, उसको मान लीजिए गलत तरीके से डिस्पोज कर दिया, तो एक्सपोजर हो सकता है बहुत लार्ज स्केल पे और बहुत बुरी तरीके से लोग घायल भी हो सकते हैं। तो ये एक तरीके से डेंजरस होता है। अब आगे ये कहा गया है, देखिए यहाँ पर एक सूरत सिटी का भी एग्जाम्पल दिया गया है। सूरत सिटी का एग्जाम्पल दिया गया है जहाँ पर बताया गया कि 1994 में प्लेग फैल गया था। सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टीएस्ट सिटी इन इंडिया। हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वर डम्प देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन एंड स्ट्रीट विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्वीपर टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर गार्बेज टू द सेलेक्टेड डम्प्स. In addition to this, the municipal commissioner did not collect the garbage as often it should have, and this led to the situation getting worse. तो बहुत बुरी सिचुएशन थी सूरत में गार्बेज को लेकर के। प्लेग फैल गया थ्रू एयर एंड पीपल हु हैव द डिसीज हैव टू बी आइसोलेटेड, लोगों को आइसोलेट किया गया। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड ओवर 3 लाख डेजर्टेड द सिटी। 3 लाख लोगों ने उस समय सिटी को छोड़ दिया, इतनी बुरी हालत थी। जो ये प्लेग फैला, एंश्योर द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कंप्लीटली क्लीन अप द सिटी। सूरत कंटिन्यू टू रिमेन वन ऑफ द क्लीनेस्ट। उसके बाद बहुत लार्ज स्केल पे काम हुआ और आज के समय में सूरत जो है बहुत ही साफ़ सुथरी सिटी माना जाता है। तो ये जो चैप्टर है ये पूरी तरीके से हमें अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया जा रहा है कि कैसे काउंसलर्स जो होते हैं, जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं, जो म्यूनसिपल कमिश्नर होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, हम जो टैक्सेस देते हैं उससे उनको पैसे मिलते हैं। फिर प्रोटेस्ट का भी एक सीन दिखाया गया कि प्रोटेस्ट के बाद फिर ये भी दिखाया गया कि म्यूनसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो काम क्यों नहीं करते हैं, वो काम करने से क्यों हिचकिचाते हैं, क्यों लोगों को टालते हैं काम करने की, भैया हम नहीं कर पाएंगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग क्या होती है ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ हमने समझी। तो ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे बेसिक्स को क्लियर करने के लिए। आइए अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 रिफर टू द, क्या रिफर करता है? जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट एंड द अंडर एम्प्लॉयमेंट मैन एंड वुमेन इन रूरल एरिया। क्या जनरेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की बात करता है? नहीं। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द एबल बॉडीज अडल्ट हु आर इन नीड एंड डिजायरस ऑफ वर्क ड्यूरिंग द लीन एग्रीकल्चर से? नहीं, ऐसा भी नहीं कि एग्रीकल्चर जब डाउन हो तो लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, नहीं। थर्ड, लेइंग द फाउंडेशन फॉर ए स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, गारंटी राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ना, ऐसा भी नहीं है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो हमारे क्या कहते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए है। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। ये 2000 क्वेश्चन है। इस तरीके से हम अपने सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे एक एक कर करके। तो हमारे साथ आप बने रहें, आपको बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है हमारी इस सीरीज़ से। हम अभी क्लास 6 की एनसीईआरटी कर रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ग्रेजुअली, वैसे वैसे हम डीपली बहुत ही अच्छे से एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के साथ अपने कोर्स को समझेंगे। मैं चाहता हूं कि आपके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपको आगे कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टे विद अस, ऑल द बेस्ट।